बोले सर सेट ही तो नहीं हो रही। लड्डू का जवाब क्या होगा? सर मैं। वो पांचों में अपना ही नाम लिख देगा। पापा की परियों के लिए डेंजरस एनिमल कौन है? कॉकरोच। लेकिन मगरमच्छों के लिए कौन है? शेर। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका इस फैंटास्टिक से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। तो आप सभी का 10th का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और जिसका नहीं भी गया है, सभी का गया है ना? सोच के बताना, कोई बात नहीं। अगर आपका 10th का एग्जाम अच्छा नहीं भी गया है तो कोई समस्या नहीं है भाई। 10th तो केवल झांकी थी, पिक्चर अभी बाकी है और सबसे बेहतरीन पिक्चर आपकी चलेगी 11th और 12th में। यहाँ पर जिसने भी मैदान मार लिया समझ लो वो रेस में आगे निकल गया। पीछे किसने क्या किया कोई नहीं पूछेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे कौन क्या करने वाला है इसका फर्क पड़ेगा और उसकी तैयारी आप लोग आज से शुरू कर दो। और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स, ठीक है ना? तो क्लास 11 की मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, इसको हम लोग आज की क्लास से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सेट की। सेट सुन के क्या समझ में आता है? वैसे आपको मैं बता दूं, मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है लड्डू, जो आपके साथ पूरे के पूरे सेमेस्टर में पूरे के पूरे 11th और 12th में रहेगा, ठीक है ना? तो लड्डू आया था वैसे तो मेरे पास, बोला सर मुझे मैथ पढ़नी है। तो मैंने कहा अगर तुझे पढ़नी है कोई ना, बाकी जो बच्चे हैं पूरे इंडिया के वो भी तो मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो सबको मिलाकर हम लोग एक मैथ का पूरा कोर्स लॉन्च करें और जिसकी शुरुआत हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो बड़े यार गौर से सुनिएगा बेटा, मैथ आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। थोड़ा सा आपका इंटरेक्शन भी मुझे चाहिए, आप लोग क्लास में फुद्दू के तरीके से ना बैठें। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट सुन के सबसे पहली थॉट तुम्हारे दिमाग में क्या आती है तो क्या बोलोगे तुम? बोले सर सेट ही तो नहीं हो रही और सेट करना भी नहीं। 11th 12th दोनों क्लासों में पढ़ लो, यहाँ पे सेट फेट के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये सेट पढ़ना। लेकिन वो जो सेट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो सेटिंग वाला सेट, उसको दिमाग से निकाल दो। 2 साल कायदे से पढ़ लो बेटा, फिर तुम्हें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप सेट होगा आके। और मैं ये दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों लोग ही बिल्कुल दिमाग 2 साल पढ़ाई पे फोकस करने में लगा दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, सब अपने आप सेट होता चला जाएगा, ठीक है ना? तो सेट सुन के जो पहला ख्याल तुम्हारे दिमाग में आता है उसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जो दूसरा ख्याल आएगा उसका मैथमेटिक्स से लेना देना है। और दूसरा ख्याल क्या है? तो सेट आपने एक और जगह सुना है, और वो जगह कौन सी है? जैसे आप लोग कभी एक बुक का सेट लेके आए होगे, है ना? बुक का सेट, कप का सेट, प्लेट का सेट या बहुत सारी चीज़ों का सेट आप लोग जरूर घर में लेके आए होंगे। तो वहाँ से आप लोगों ने एक सेट को सुना होगा पहली बार या दूसरी बार, पहली बार तो मैंने बता ही दिया है। और उस दूसरे सेट का जो मतलब है वो क्या है कि सर जब भी मैं सेट बोलता हूँ तो सेट से मुझे एक कलेक्शन का फिगर मेरे दिमाग में आता है। जैसे कप के सेट का मतलब क्या है कि 6 कप का एक कलेक्शन, है ना? बुक्स के सेट का मतलब क्या है कि बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन। तो सेट से अगर आपको कुछ समझना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सेट का मतलब है कलेक्शन। और बिल्कुल मैथमेटिक्स में भी सेट का मतलब यही है। व्हाट इज सेट? तो यहाँ पर जो सेट की डेफिनेशन है वो बड़ी सिंपल सी है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे। यहाँ पर एक नया शब्द आया है वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है ये भी समझो। तो जैसे मैंने लड्डू से पूछा कि बेटा बता तेरे क्लास के 5 सबसे होशियार बच्चों का सेट क्या होगा? लड्डू का जवाब क्या होगा? सर मैं। वो पांचों में अपना ही नाम लिख देगा। इसका मतलब क्या है कि उसे लगता है कि 5 होशियार बच्चे मैं ही हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? अबे गधा है ये, इसके बगल वाला होशियार है। मतलब मेरे जो 5 होशियार बच्चे होंगे, हो सकता है वो लड्डू ना हो, वो कोई और 5 हो, लेकिन लड्डू को जो 5 होशियार लगते हो सकता है वो कोई और 5 हो। तो 5 होशियार बच्चों में कंफ्यूजन है कि नहीं है? 5 होशियार बच्चों का सेट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और ऐसे कलेक्शन को जो कंफ्यूजिंग हो वो मेरे सेट का हिस्सा नहीं होगा। सेट का मतलब मैंने क्या लिखा है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो, जिनमें किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसे
ऑब्जेक्ट के कलेक्शन का नाम क्या बनेगा बेटा? सेट। जैसे मैंने कहा कि आप लोग एक कलेक्शन बनाओ 5 नेचुरल नंबर्स का, पहले 5 नेचुरल नंबर का, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आप सभी लोग क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई हो, सबको पता है पहले 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं, तो इस कलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दिस इज अ सेट। समझ में आया? कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, सभी को पता है ना कितने हैं? 29 स्टेट्स हैं, इसका मतलब वो एक सेट है। कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, सभी को पता है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। तू अपने पड़ोस वाले नहर को तो रिवर नहीं समझेगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं होती ना, वहां पे जो रिवर है वो रिवर दिखेगी, जो नहर है वो नहर दिखेगी, इसका मतलब दैट इज ऑल्सो ए सेट। तो सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और जहां पे ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं हो वो मेरे लिए सेट नहीं होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, किसी को विराट अच्छा लग सकता है, और जो हरिया फॉर्म चल रही है कोई बोलेगा विराट को तो खेलना ही नहीं आता। तो गुड प्लेयर्स में कौन से 5 होंगे? मेरे 5 अलग हो सकते हैं, इसके 5 अलग हो सकते हैं, उसके 5 अलग हो सकते हैं, मेरी 11 अलग हो सकती है, मेरे पड़ोसी की जो प्लेइंग 11 है वो अलग हो सकती है। तो ये डिफाइंड नहीं है, जो चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं होती उसे हम लोग सेट के हिस्से में नहीं रखते। सो व्हाट इज सेट? आप सिंपली बोल सकते हो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट के अंदर की जो ऑब्जेक्ट्स होती है ना बेटा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिलकर सेट बना है। इन ऑब्जेक्ट का नाम होता है एलिमेंट, ठीक है ना। तो हर सेट जो होता है वो जनरली एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे एलिमेंट को मैं कलेक्ट कर लूं तो वो सेट बन जाएगा, बस कंडीशन क्या है? वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे सेट क्या है तो आप बता सकते हो ना। मैंने आपके सामने कुछ कलेक्शन लिख रखे हैं और आपका काम है आपको बताना है कि इनमें कौन सेट है और कौन सा सेट नहीं है। शुरुआत करते हैं। तो बुद्धू बन के नहीं करना है, ये पहली बात। तो क्या करना है? पहले खुद से इन सबको पढ़ो, एक बार पहचानने का प्रयास करो, और अगर नहीं समझ में आते फिर तो मैं बता ही रहा हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो वोवेल का कलेक्शन सभी को पता है ना बेटा, वोवेल कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू। ना तुझे कोई समस्या ना मुझे कोई समस्या। सो इट इज अ पार्ट ऑफ सेट, ये एक सेट है। समझ में आया? कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, पुराने प्रेसिडेंट का कलेक्शन। बिल्कुल श्योर हो कि जो प्रेसिडेंट था वही था, ऐसा तो नहीं प्रेसिडेंट किसी और को बना दिया था कोई और, या 2 लोग लड़ गए हो, नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ तू प्रेसिडेंट है, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब जो प्रेसिडेंट का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट थे वही थे, तो इट इज अ वेल डिफाइंड सेट। आप क्या बोल सकते हो कि ये वेल डिफाइंड है और सेट का हिस्सा है। ये सेट है या नहीं है? कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल। पापा की परियां तो कॉकरोच देख के ही डर जाती हैं, तो उन्हें क्या लगेगा? कॉकरोच, चूहा वगैरह वगैरह। लेकिन तुझे क्या लगेगा? लड्डू को क्या लगेगा? वो तो बोलेगा ना सर मैं तो शेर से भी नहीं डरता, मुझे तो शेर खतरनाक लगता है, चूहा हुआ मेरे लिए बहुत छोटा जानवर है। तो डेंजरस एनिमल जो है किसी के लिए कुछ और हो सकते हैं। पापा की परियों के लिए डेंजरस एनिमल कौन है? कॉकरोच। लेकिन मगरमच्छों के लिए कौन है? शेर। तो डेंजरस एनिमल सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं हो सकता। कंफ्यूजन है, मतलब सेट नहीं है। 5 मोस्ट इफेक्टिव पर्सनालिटी, 5 सबसे ज्यादा इफेक्टिव पर्सनालिटी दुनिया की, अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती हैं। कोई इंस्पायर हो सकता है सचिन को देखकर, कोई इंस्पायर हो सकता है शराबी को देखकर। नहीं शराबी से भी तो लोग इंस्पायर होते हैं ना, तभी तो दारू पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? किसी के लिए कोई इफेक्टिव है, हो सकता है मैं किसी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, तू किसी और को मानता हो, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा। कंफ्यूजन है, मतलब ये सेट का हिस्सा नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ 5 टेस्टी स्वीट्स। तो लड्डू से पूछो, लड्डू को तो लड्डू ही अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें हो सकता है रसगुल्ला अच्छा लगे, किसी को जलेबी भी अच्छी लग सकती है, मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है। कलेक्शन ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, ये डिफाइंड है कि नहीं है? बिल्कुल ना भाई, तेरे क्लास में तेरे स्कूल में जो 11th में है, ऐसा तो नहीं कभी वो 10th में चले गए कभी वो 12th में चले गए, ऐसा नहीं होता ना। मतलब 11th वाले 11th के ही होते हैं। इट मीन्स इट इज ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आया? सो दिस इज अ सेट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये सेट है। तो सेट को कैसे पहचानेंगे? बड़ा आसान है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो वो सेट है
और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो वो सेट नहीं है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे आपको दो सिंबल्स के विषय में और जानना पड़ेगा। एक सिंबल होता है बिलोंग्स टू और इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है ए जो कि है सेट ऑफ वोवेल्स, ठीक है ना, मतलब कि कलेक्शन ऑफ जितने भी वोवेल्स हैं उनका कलेक्शन को मैंने एक सेट डिफाइन किया ए। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? आप बोलोगे ए ई आई ओ यू, समझते हो ना, ये सारे एलिमेंट हैं इस सेट के। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए इस सेट का हिस्सा है? आप बोलोगे बिल्कुल, ए तो इस सेट के अंदर मिल रहा है, ए इस सेट का एलिमेंट है, मतलब ए इस सेट का हिस्सा है, ई इस सेट का हिस्सा है, आई है, ओ है और यू है। तो ए इस सेट का हिस्सा है। इस बात को लिखने का दूसरा तरीका भी है, मैं बोल सकता हूं ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो इस सेट में ही पाया जाता है, सो ए बिलोंग्स टू ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बिलोंग्स टू। और ये क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर मैं पूछूं क्या के भी इस सेट का हिस्सा है? आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब के डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, दो जो नोटेशन है, जो सिंबल्स है, वो आपको पता होने चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? जब कोई एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा हो तो वहां पे बिलोंग्स टू का यूज कर लेंगे हम लोग, और जहां पर हिस्सा नहीं हो वहां पर हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो छोटा छोटा सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम लोग आते हैं आगे कि सेट को आखिरकार रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बेटा। एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, दोनों में क्या फर्क है? तो सबसे पहले रोस्टर की बात करते हैं। और ये मेथड जो है ना बेटा, वो बिल्कुल रोस्टर नहीं टोस्टर के जैसा है। मतलब जितनी आसानी से आप लोग टोस्ट भिगो के खा सकते हो, उतनी ही आसानी से इस रोस्टर मेथड की मदद से आप लोग सेट को लिख सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको सेट लिखना है, यही जो मैंने अभी बताया था, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स का सेट लिखना है। तो रोस्टर मेथड क्या बताता है? बोले सर इस मेथड में जो सेट रिप्रेजेंट होता है उसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जितने भी सेट के एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट के लिखो। जैसे अगर मैं वोवेल्स की बात करूं तो कितने वोवेल्स होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो पांचों वोवेल्स को लिखो, बीच में कॉमा लगाओ और साइड बाइड कर्ली ब्रैकेट लगा दो, एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, या दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स। मैंने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। सो रोस्टर मेथड में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो भी सेट है आपको क्या करना है, उन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स लिखो, बीच में कामा अप्लाई करो और साइड वाइड कर्ली ब्रैकेट, सेट रिप्रेजेंट हो गया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सेट बताना है आपको, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट। कैसे बताओगे? बोले पहले 5 नेचुरल नंबर लिखो, 1 2 3 4 5, यही तो होते हैं ना। नेचुरल नंबर जानते हो कि नहीं जानते? सभी जानते होंगे। और क्या करना है? बीच में कॉमा, साइड बाई कर्ली ब्रैकेट, और ये सेट बन गया 5 नेचुरल नंबर का। समझ में आया ना? ऐसे मैं सेट बना सकता हूं, सेट ऑफ योर फैमिली। कैसे बनाओगे आप लोग? अपने फैमिली के सारे मेंबर के नाम लिखो, बीच में कामा लगाओ, साइड बाइड कर्ली ब्रैकेट, और ये रहा रोस्टर मेथड की मदद से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बड़ी आसानी से हम लोग रोस्टर मेथड की मदद से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आने वाली है। इस मेथड की मदद से सेट रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों ही तरीके सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। इस तरीके में कान सीधे पकड़ लेते हैं और इस तरीके में कान ऐसे घुमा के पकड़ते हैं। पकड़ना कान ही है। तो ये जो है ना, वो कान को थोड़ा सा घुमा के पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? जैसे मैंने कहा कि मुझे ये सेट रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर मेथड की मदद से। तो सेट बिल्डर मेथड जो होता है ना बेटा, उसमें हम लोग एलिमेंट्स नहीं लिखते, उसमें हम लोग एक वेरिएबल और उसकी प्रॉपर्टी की मदद से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बोलूंगा कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स कोई भी वेरिएबल है, समझ में आया ना? दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
x इज लेस देन 6, है ना, यहाँ पे x जो भी है वो 6 से छोटा है, एंड x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। समझ में आया? अगर मैंने ऐसा लिखा तो आप क्या बोलोगे? ये जो सेट है ना, इसको पढ़ने का तरीका पहले तो समझो। A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये पहले 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर का सेट है। तो बेसिकली ये है क्या सर? 1 2 3 4 5 ही तो लिखा हुआ है ना ये, लेकिन 1 2 3 4 5 को मैंने 1 2 3 4 5 नहीं लिखा। कैसे लिखा? इस तरीके से। जब सेट को लिखने का तरीका एक वेरिएबल के फॉर्मेट में हो जाए, वेरिएबल सच दैट दिस फॉलोज समथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, तो जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। जैसे अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूं इसी तरीके से, तो आप क्या बोलोगे फिर से? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये मेरा सेट हो गया। एक्स उन सभी का सेट है जो बॉबल है अल्फाबेट में, और कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप सेट लिख पाओगे? तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, रोस्टर फॉर्मेट में आपको सेट दे रखे हैं और आपको इनको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्मेट में। तो बच्चा लोग फुद्दू बनकर नहीं बैठना, पहले इनको सॉल्व करके देखो एक बार, और अगर नहीं आ रहे फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ, आप लोग एक बार ऐसे जरूर ट्राई करना। पहला सेट क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 कौन है? नेचुरल नंबर्स, और 7 से छोटे सारे। तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स कौन है बेटा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ जो एक्स है उसकी वैल्यू 7 से कम है। सेट बन गया, है ना? 7 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है वही तो ये सेट का हिस्सा है लाला। तो वो मैंने सारे लिख दिए कि नहीं लिख दिए? बोल हाँ या ना। कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा तुम्हें नहीं होना चाहिए। अगला 4 8 12 16 20, 4 का पहाड़ा है ना ये तो। 4 दूनी 8 3 12। क्या करेंगे सर? यहाँ पर भी जो x है ना, दिस इज द सेट ऑफ ऑल x, ये तो तुम्हें पहले लिख ही लेना है। वेयर x इज इक्वल टू 4n, जहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो n जो है वो 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? n इज लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू का मतलब समझते होगे आप लोग। यहाँ पर 5 और 5 से छोटे सारे नंबर हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, जहाँ पे x 4n है, मतलब 4 का मल्टीपल है, और n जो है वो 5 या 5 से छोटा है। तो 4 8 12 16 20 सारे नंबर जो इस सेट में हैं वही इस सेट में हैं, लेकिन एक फर्क है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अगला 3 9 27 81 243। बेसिकली दिस इज द 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4 एंड दिस इज 3 की पावर 5। समझ में आया? तो अगर मैं इस सेट की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑल एक्स, जहां पर जो x है दैट इज इक्वल टू 3 की पावर n। यहाँ पर x कौन है? 3 की पावर n है, मतलब ये 3 की पावर 1 है, दूसरा n की वैल्यू 2, फिर तीसरा n की वैल्यू 3। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। समझ में आया? मतलब x जो है वो 3 की पावर n का सेट है, साथ ही साथ उन n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और 5 से छोटा होगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग नेचुरल नंबर यहाँ पर भी ऐड कर लो, n 5 से छोटा होगा और साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसकी बात करते हैं। 1 4 9 25। कुछ दिखा कि नहीं दिखा? भाई ये स्क्वायर्स हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक गया है? 10 के स्क्वायर तक। तो आपसे अगर कोई पूछे बताओ ये सेट कौन सा है, आप बोलोगे दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। x कौन है? n का स्क्वायर, और n कहाँ से कहाँ तक गया? तो पहली बात तो n जो है वो नेचुरल नंबर है, और
ना केवल नेचुरल नंबर है, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब n 10 और 10 से छोटे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सेट है, और जो ये मेरा सेट है वो n के स्क्वायर के बराबर है। बच्चा लोग कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स का यूज करो, कमेंट करो मुझे कोई भी समस्या, मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगा। अगला 1 3 5 7 9, तो ये दोनों जो फॉर्म्स है ना वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। मैं रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, और चाहे आरडी शर्मा आप कर रहे होगे उसमें भी दे रखे हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो बच्चों कुछ बहुत कॉमन से सेट हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे पूरी मैथमेटिक्स में, तो आज से आपको उन सेट के विषय में पता होना चाहिए, ठीक है ना, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो वैसे बेसिकली जो भी सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, कोई भी सेट हो A B C D, उस सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेट आपको याद रखना है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसका सेट बेटा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यही तो होते हैं नेचुरल नंबर, एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, बीच वाले नहीं होते। 1 2 3 4 होते हैं, 1 2 के बीच में 1.5, ये नेचुरल नंबर नहीं होता। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है बेटा। अगला है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर के सेट को हम लोग लिखते हैं कैपिटल Z से, Z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर का सेट। होते कौन कौन से इंटीजर? तो इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 -1 -2, ये सारे ही इंटीजर होते हैं, मतलब -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर्स होते हैं, 2 1 3 -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर होते हैं, बस डेसिमल वाले नहीं चाहिए मुझे। समझ में आया? मतलब नेचुरल नंबर का थोड़ा सा बड़ा भाई है ये। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, सारे के सारे नंबर्स को लेकर 1 2 3 4 डेसिमल वाले हटा के, और ये जो है वो -∞ से +∞ के बीच के सारे नंबर्स को अपने अंदर रखता है, मतलब -2 -1 0 1 2 3। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इन नंबर्स के बीच वाले जो डेसिमल नंबर है वो इसका हिस्सा नहीं होते। तो अगर मैंने n लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि मैं बात करना चाहता हूँ नेचुरल नंबर के सेट की। तो अगर मैंने बोला कि एक नंबर है a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल N लिखने का मतलब है कि a बिलोंग्स टू दिस सेट, है ना। b बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या है? b जो है वो कोई इंटीजर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के सेट की बात करें तो वो क्या होगा? z+। समझ में आया? z+ जो होता है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है। इंटीजर का सेट z है, पॉजिटिव इंटीजर z+। अगला सेट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वाले ले लो, नेगेटिव वाले हटा दो। समझ में आया? रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? वो नंबर्स जो P/Q के फॉर्मेट में लिखे जा सके, ठीक है ना, जहां पर Q 0 ना हो। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। वैसे आपको ये पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q 0 नहीं हो, ऐसे नंबर्स का जो सेट होता है वो रेशनल नंबर का सेट होता है, और इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें सारे ही नंबर आ जाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएंगे, और सारे डेसिमल नंबर्स भी आ जाएंगे। केवल इसमें कौन नहीं आएगा? आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। समझ में आया? जैसे मैंने लिख दिया 1.2 3 4 2 5 6, तो ये जो नंबर है ना बेटा डेसिमल वाला, ये ना तो कभी टर्मिनेट कर रहा है और ना कभी रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो भी नंबर है वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर के सेट का हिस्सा होंगे। समझ में आया? और अगर हम लोग लिखें पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट, तो इसको हम लोग Q+ से लिखते हैं। नेगेटिव वाले हटा दो, तो पॉजिटिव जितने भी रेशनल नंबर हैं इसके सेट को हम लोग Q+ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ये 5वां है।
छठवां सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो रियल नंबर का सेट है बेटा उसको हम लोग लिखते हैं आर से। रियल नंबर कौन से होते हैं? बोले सारे नंबर, रेशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला दो तो जो सेट बनता है वो रियल नंबर का होता है। और नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल होते हैं। 1 2 3 4.1 1.2 1.5 1.6 सारे ही नंबर जो हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर्स के अंतर्गत आता है और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। और एक और टाइप के नंबर होते हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके विषय में मैं अभी बात नहीं कर रहा, थोड़े दिनों के बाद ये चैप्टर आएगा तब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो ये कॉमनली यूज्ड सेट्स हैं। मतलब सेट ना लिखे, अगर मैंने केवल एन लिख दिया तो एन एक सेट है किसका? नेचुरल नंबर का। सेट आप रिप्रेजेंट करना सीख पाए कि नहीं सीख पाए? लड्डू तो सीख गया, मुझे लगता है आप भी सीख गए होंगे कि सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे लिखते हैं इन द रोस्टर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और छोटी छोटी सी बातें, बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, साथ ही साथ कुछ कॉमनली यूज सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वगैरह वगैरह। मुझे लगता है सब कुछ आपको आता होगा। आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ बेटा, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है लड्डू, टाइप्स ऑफ सेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और उनमें से तो सबसे पहला टाइप है वो है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? बड़ा सिंपल है ना। एम्प्टी का मतलब जो खाली हो, जैसे तेरे दिमाग बिल्कुल खाली है ना, कुछ नहीं है इसमें, तो वो सारे सेट्स जो खाली हो वो एम्प्टी सेट कहलाते हैं। जैसे मैं तुमसे सिंपल सा पूछूं, मैंने कहा एक गंजे के सर पे बताओ कितने बाल हैं, गंजे के सर पे हेयर्स का सेट बनाओ। गंजे के सर पे हेयर थोड़ी ना होते हैं भाई, इसका मतलब क्या है? कोई एलिमेंट हिस्सा नहीं है इसका, कोई बाल नहीं है, एम्प्टी सेट। मजाक से हट के एम्प्टी का मतलब क्या होता है? वो सेट जो खाली हो, जिसका कोई एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा, सेट ए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए ऑड नंबर। ठीक है ना। एक सेट लिखा मैंने, उन सारे एक्स का सेट जो एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 को मानते हो, मतलब जिनके लिए एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 ये इक्वेशन वैलिड हो, और साथ ही साथ एक्स एक ऑड नंबर हो। तो मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनके लिए एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 होगा? आप बोलोगे एक्स बराबर प्लस और -2 के लिए सॉल्व चाहो तो कर भी सकते हो, वैसे मुझे लगता है आपको ये आता होगा। √4 प्लस माइनस लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए ये, और x की वैल्यू +-2 होगी। मतलब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है? +-2, और +-2 इसको फॉलो करता है। अब सेट ने क्या बोला है कि मुझे वो सारे x का सेट चाहिए जो इसको फॉलो करता हो और इसको भी फॉलो करता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको कौन कौन फॉलो करता है? आप बोलोगे +2 और -2। लेकिन इसको कौन फॉलो कर रहा है? ऑड नंबर। क्या ये ऑड है? +-2 ऑड नंबर है? नहीं भाई, ये तो इवन है। मतलब ये इवन नंबर है और ये कह रहा है मुझे ऑड नंबर चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। इट मींस इट इज ए नल सेट, बिल्कुल खाली। और नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फाई इज ए नल सेट। और आप लोग क्या करो, 2 ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो केवल 2 ब्रैकेट लगा के भी हम लोग नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ए इज द, अगर हम लोग ए को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ए जो होगा वो नल सेट होगा, या फिर हम लोग उसको फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आया आपको नल सेट क्या होता है? जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। अब मैं अगला सवाल आपको बोलता हूँ, कुछ भी, मतलब नल सेट का मतलब जो किसी को वो जिसके अंदर कुछ ना हो। जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स -2 बराबर 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5। इस सेट में बताओ मुझे कितने एलिमेंट हैं? आप बोलोगे इस सेट के पास 2 कंडीशनें हैं। एक तो x बराबर 2 होना चाहिए। ठीक है ना लड्डू? कोई दुख दर्द तो नहीं है ना तुझे? x बराबर 2 होना चाहिए और x 5 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई या तो x 5 से बड़ा होगा या x 2 के बराबर होगा, दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब इस सेट में के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। मीन्स
ये जो सेट है वो नल सेट है, फाई, खत्म बात समझ में आनी चाहिए आपको। वो सेट्स जिनके पास एक भी एलिमेंट ना हो लाला, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट। और ये पहले प्रकार के सेट है आपके सिलेबस में, समझ में आया। तो नल सेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के सेट पर, और जो दूसरे टाइप के सेट्स होते हैं वो होते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब नल के बाद सिंगलटन आ गया। तो नल का मतलब क्या था, जहाँ बिल्कुल डब्बा खाली हो, और सिंगल का मतलब क्या है, जहाँ पे एक हो, मतलब ऐसे सेट जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट हो। ऐसे सेट्स जो होते हैं वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोले सर सिंगलटन सेट। जैसे लाला देख, मैंने एक सेट लिखा, सेट ऑफ ऑल एक्स, गौर से समझना, सच दैट एक्स इज लेस देन 2 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे बताओ इस सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे। इसमें दो कंडीशन है, एक्स 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। तो 2 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होते हैं लाला, एक होता है कि नहीं होता है, और कौन सा होता है, एक ही होता है। मतलब एक नेचुरल नंबर है, वो भी एक है। मीन्स आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो भी सेट लिखा हुआ है इसके पास एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं जिनके पास एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सारे सेट क्या बनेंगे बेटा, सिंगलटन। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, वो सेट जिनके पास एक एलिमेंट हो। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के जो सेट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, तो नाम से सारी बातें समझ में आनी चाहिए आपको। एम्प्टी का मतलब जिसका बुद्धि खाली हो, सिंगलटन का मतलब जिसके पास एक हो, फाइनाइट का मतलब क्या है, ऐसे सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब जिनके एलिमेंट के नंबर को हम लोग गिन सकें, ऐसे सेट जो होंगे मेरे लिए वो फाइनाइट सेट होंगे। जैसे मैं सिंपल एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये रोस्टर मेथड में लिख दिया मैंने। बताओ ये सेट कैसा है, आप सभी लोग गिन सकते हो ना, 1 से लेकर 5 तक खत्म हो गया, मतलब फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये तो नेचुरल नंबर का सेट है ना बेटा, इसको तो हम लोग नहीं गिन सकते। इसमें कितने एलिमेंट हैं आप लोग नहीं गिन सकते। इसका मतलब क्या है, ऐसा जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आया, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, ऐसा सेट इनफाइनाइट होता है। और फाइनाइट का मतलब क्या है लड्डू, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। तो अभी मैंने आपको कुछ सेट पढ़ाए थे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रियल नंबर। ये सारे सेट कैसे होंगे, अगर आपसे कोई पूछे आप क्या बोलोगे, दीज आर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको गिन पाना संभव नहीं है। कितने हैं, अनंत। ना तू गिन सकता है, ना मैं गिन सकता हूं, ना लड्डू गिन सकता है, और ना कोई ब्रह्मांड की ताकत से गिन सकती है। इसका मतलब ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट कोई ना गिन पाए वो इनफाइनाइट सेट होते हैं, और जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सब गिन लें वो फाइनाइट सेट होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इन चारों सेट की लड्डू हमने चर्चा कर ली है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या गिराने के लिए आपको नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट करो, मैं तुम्हारे आंसर बेटा जरूर दूंगा। कमेंट बॉक्स का यूज करो, तुम्हारे आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है यार तो सब्सक्राइब काहे नहीं करते, सब्सक्राइब भी तो करो भाई। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर किसे बोलते हैं बेटा, तो फाइनाइट सेट आप लोगों को पता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, ये केवल एक शब्द है, इसे सुन के इस शब्द को भूल जाना। इसको बताने का मतलब केवल यही है कि कभी अगर ये शब्द आ जाए तो कंफ्यूज ना होना, वरना जो काम ये कर रहा है ना वो तो हम लोग लगातार करते रहेंगे, लेकिन कभी वो पूछ रहे बताओ कार्डिनल नंबर क्या है, तो कार्डिनल नंबर सुन के कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी फाइनाइट सेट, मान लेते हैं मेरे पास ये एक फाइनाइट सेट है जो कि 1 2 3 4 5 है, ए मैंने एक फाइनाइट सेट डिफाइन किया। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप लोग गिन पा रहे हो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना इस सेट में, तो इन एलिमेंट्स के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
कार्डिनल नंबर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे बताओ Na क्या है, Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो ये कितना बनेगा 5। तो आपको समझ में आना चाहिए कोई भी सेट अगर फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप गिन सकते होगे, और जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, और ब्रैकेट में जो भी सेट है, अगर a है तो a, अगर मैं कोई दूसरा सेट डिफाइन करूं b, सेट ऑफ वोवेल्स a e i o u, तो इसका अगर आपसे कोई पूछे बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं b में, आप क्या बोलोगे 5। तो दिस इज द nb बराबर 5। तो समझ पा रहे हो ना आप लोग ये कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, और अगर ये आपको समझ में आता है तो अगली सेट जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। हेडिंग डालते हैं हम लोग। अगला जो सेट है आपको पढ़ना है वो है इक्विवेलेंट सेट। ये किसे कहते हैं बेटा? तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। जैसे मैंने एक सेट बनाया आपके लिए 1 2 3 4 5, और मैंने दूसरा सेट बनाया आपके लिए 2 4 6 8 10। दो सेट हैं आपके पास। अगर आप लोग Na मुझे बताएंगे तो क्या होगा बेटा लड्डू 5, और अगर मैं Nb पूछूं तो क्या होगा 5। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी में है। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं विद इररिस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जिन सेट में बराबर होते हैं ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है ना। जैसे मैं तीसरा सेट डिफाइन करूं ए ई आई ओ यू, मैं लिख देता हूं ए ई आई ओ यू, तो बताओ क्या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5। तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? बिल्कुल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। कार्डिनल नंबर जिन सेट्स के बराबर होते हैं ऐसे सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट का नाम देते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा। अगला इक्वल सेट्स, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो इक्वल सेट किन्हें बोलते हैं? इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब बराबर है ना भाई। अगर कोई किसी के इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है? जिनमें सब कुछ बराबर हो। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जिनमें नंबर बराबर हो। इक्वल का मतलब क्या है? वो सेट या वो दो सेट की बात कर लूं अगर मैं, तो ऐसे सेट्स जिनमें हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में भी पाया जाता हो, जिसका हर एलिमेंट दूसरे सेट का भी एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे मैंने एक सेट बनाया A 1 2 3 4 5, और मैंने दूसरा सेट बनाया B, ये भी 1 2 3 4 5 है, तो मैं क्या बोलूँगा कि A जो होगा वो B के इक्वल होगा। मतलब A और B को इक्वल होने के लिए केवल कार्डिनल नंबर बराबर होने से काम नहीं चलेगा। जितना एलिमेंट, जो एलिमेंट A में है, अगर वही एलिमेंट आपको B में मिल गया, इसका मतलब आप समझ जाओ कि दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वल का मतलब जिनमें सब कुछ बराबर हो। जैसे मैंने आपके सामने दो सेट डिफाइन किए। मैंने कहा आपको दो सेट बता रहा हूं मैं। एक सेट A है ऑफ फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2, मतलब दो ही है इसका एलिमेंट। और दूसरा सेट मैंने आपको बनाया सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बी सेट मैंने बनाया। पहला सेट क्या है? x बराबर 2। दूसरा सेट क्या है? x माइनस 2 बराबर 0। ऐसे x का सेट। तो दोनों ही सेट में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, एक वो दो है। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, एक वो दो है। इसका मतलब a और b बराबर हैं, तो a बराबर b कर पाओगे ना आप लोग। बड़ा आसान है, कोई समस्या नहीं है बेटा। आसानी से आप लोग इक्वल सेट को पहचान सकते हो। मैं एक आध सवाल आपको दे देता हूँ इक्वल सेट का, जिसकी मदद से आप लोग थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। मैंने आपको यहाँ पे दो सेट दिए और पूछा आपसे बताओ ये इक्वल है या नहीं है। तो पहली चीज तो इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। यहाँ तक तो सभी को दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर 3 है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला है कि जो एलिमेंट इसमें हो वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है? बिल्कुल। यहाँ 5 है, क्या यहाँ पर 5 है? यहाँ का 3 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या है? जो जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है।
मतलब अगर मैं ऑर्डर को आगे पीछे कर दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों में है इसका मतलब वो दोनों सेट इक्वल है, इसका मतलब ये सेट भी इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या इक्वल सेट आप लोग पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हो। मैं किसी भी फॉर्मेट में दे दूं आपको, आप इक्वल सेट को पहचान कर लिख सकते हो कि ये इक्वल हैं या नहीं है।